हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th की आव्यू मैट्रिसेस। ओके, सो आइए प्रश्नावली करने से पहले हम समझते हैं आव्यू आव्यू होता क्या है। तो देखिए, परिभाषा के अनुसार कहते हैं, जैसे कि आव्यू की परिभाषा होती है कि आव्यू संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब एक आयत की तरह ये बॉक्स है। देखिए, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। इनके अंदर संख्याओं को रखा जाता है, ठीक। तो आयताकार विन्यास में रखा जाता है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप वर्गाकार है। तो देखिए, वर्ग, ये वर्ग हो गया और ये आयत हो गया। आयत की परिभाषा ये होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और लेकिन वर्ग में भी कह सकते हैं कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से एक प्रकार से वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब इस ऐसा सिस्टम जिसमें कि आयताकार बॉक्स में संख्याओं को रख सकते हैं, ठीक। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टि कहते हैं। मतलब इनके अंदर जो ये संख्याएं हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन मार्क कुछ भी भरा पड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ये इसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो ये है अवयव, इनको अवयव कहते हैं, कितने भी हो जाए, ठीक। ये सब ये अवयव है, ठीक। अब ये कहते हैं कि इसमें पंक्तियाँ होती हैं और स्तंभ होते हैं। तो जो क्षैतिज लाइन जा रही है इस तरीके से, ये सब है हमारी पंक्तियाँ, ठीक। इनको कहते हैं रो, पंक्तियाँ, ठीक। और ये जो लंबे लंबे खम्भों की तरीके हैं स्तंभ, इन्हें कहते हैं हम स्तंभ। ये एक, इसमें एक ये स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ठीक। तो ये हो गया स्तंभ, इसमें भी एक स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ, ये तीसरा, ये। और पंक्ति इसमें दो गई, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, इस तरीके स्तंभ, इसमें एक ये स्तंभ और दूसरा ये स्तंभ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नोट में यही कि क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्ति होती है। जो क्षैतिज रेखा हो गई वो पंक्ति हो गई, रो। और ऊर्ध्व रेखा जो खड़ी हुई हैं उनको कहते हैं स्तंभ, ठीक। अब आते हैं आव्यूह की कोटि। ऑर्डर क्या होता है, कितने कोटि का आव्यूह, ठीक। तो m पंक्तियों, मान लिया एक ये पंक्ति है, दूसरी ये पंक्ति है, डैश 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 डैश, कितनी यहाँ पर m पंक्ति है, ठीक। m1 m2 m3 और ये m4। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मान लीजिए ये पहली पंक्ति होगी फर्स्ट, ये सेकंड, डॉट 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 डॉट, मान लीजिए ये nth टर्म था और डॉट डॉट करके ये mवीं पंक्ति हो गई, ठीक। mवां टर्म हो गया, ठीक। ये m पंक्ति, ठीक। और फर्स्ट ये सेकंड ये डैट डैट डैट, ये nv हो गया, ठीक। अब ये आता है कॉलम, ठीक। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ वाला ये, फोर्थ टर्म, ठीक। तो अब इसकी फोर्थ टर्म, ठीक। तो अब इसकी कोटि होगी m क्रॉस n। तो m क्रॉस n, ठीक। m क्रॉस n कोटि का हो गया। तो m का मतलब होता है पंक्ति, मतलब रो। क्रॉस n का मतलब होता है कॉलम, ठीक, ठीक, कॉलम। तो चलिए m का मान कितना है, m तक ही है, मतलब रो तो हमारा m है। मान लीजिए m का कोई नंबर दे देते हैं, m इज इक्वल्स टू 10, ठीक। सो 10 इंटू रो, अब रो हो गया। अब कॉलम आते हैं, कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम, ठीक। सो ये मैट्रिक्स हो गया 10/4 का, 10 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब इसके आते हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और ये चौथी पंक्ति, ठीक। तो 4। और कॉलम कितने हैं, तो एक ही कॉलम है, तो 4 गुणे 1, 4/1 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक। इसमें कितने, इसमें भी एक कॉलम है और 1 2 3 रो है, तो 3 क्रॉस 1 की हो गई। अब इसमें देखते हैं, इसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ठीक। तो 3 गुणे, अब कॉलम देखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक। तो ये 3/4 का मैट्रिक्स है, ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूहों के प्रकार, ठीक है। तो पहला आता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को कहते हैं, ठीक, स्तंभ आव्यूह। मतलब
कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, तो आइए, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है केवल उसमें एक स्तंभ, मतलब मान लीजिए ये हो गया 2 3 1, एज ए एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए ये कुछ भी है 4 5 √3 √2 डैश डैश, कितना भी लंबा हो जाए। ठीक, तो एक कॉलम मैट्रिक्स, केवल इसमें केवल कॉलम है। ठीक, रो की मतलब एक ही रो कितने भी हो लेकिन कॉलम एक हो। ठीक, तो कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स की स्तंभ आव्यूह की सीधे सिंपल परिभाषा बना सकते हैं कि जिसमें केवल एक स्तंभ, मतलब सिंपल लिख सकते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ, जिसमें केवल एक स्तंभ, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर आता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह मीन्स रो मैट्रिक्स। ठीक, जिस तरीके से स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, उसी तरीके से रो मैट्रिक्स में केवल एक रो हो। तो देखते हैं, मान लीजिए -1/2 √7 और 0 मान लीजिए, केवल इसमें एक रो है और इसमें लिखते हैं कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम है। ठीक, और कितने भी कॉलम हो सकते हैं लेकिन रो पंक्ति केवल एक होनी चाहिए। और भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। और जैसे मान लीजिए 0 0 1, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसकी साधारण सी परिभाषा हो सकती है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जिसमें केवल एक पंक्ति हो वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक, अब बात आती है वर्ग आव्यूह की। थर्ड नंबर वर्ग आव्यूह। आइए समझते हैं वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है। सिंपल समझते हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये वाली भुजा भी बराबर, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो मतलब ये है कि ऐसे तो हम कॉलम रखते हैं, तो कॉलम और रो, मतलब कॉलम के जितने भी अवयव हैं और रो के अवयव, मतलब कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या, स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक, एंड नंबर ऑफ रोज, रो मतलब पंक्ति की संख्या बराबर हो। ठीक, तो उसे कहते हैं हम वर्ग आव्यूह। करके देखते हैं। मान लीजिए जैसे 3/3 का लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 4 5 1 0 0 0 3 √2। ठीक, तो देखिए इसमें 3 ही स्तंभ हैं, 1 2 3, और 3 ही पंक्तियां, 1 2 3। ठीक, तो ये हो गया वर्ग आव्यूह, 3 × 3 का वर्ग आव्यूह। देखो पंक्तियां 3 और स्तंभ 3, तो ये 3 × 3 का हो गया वर्ग आव्यूह। इस तरीके से 2/2 का भी हो सकता है। मान लीजिए 2 2 3 3, ये 2/2 का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम 4/4 का भी बना सकते हैं। मान लीजिए 2 4 5 7 8 11 0 0 0 1 2 √3 √2 7 0 -1। ठीक है, तो ये वर्ग मैट्रिक्स है, मतलब कि वर्ग आव्यूह। इसमें देखिए 4 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम। ठीक, और 4 ही पंक्तियां, 1 2 3 4, तो 4 × 4 का ये हो गया वर्ग आव्यूह। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिनमें m = n, तो ये हो गया जो पहले पंक्ति लिखते हैं m × n = 4/4, तो मतलब क्या हो गया m = n। ठीक, तो वर्ग आव्यूह या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में ये बोल सकते हैं कि m = n हो, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, मतलब रोज नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण आव्यूह।
डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। ठीक, ये एक विकर्ण आव्यूह में वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, क्योंकि जब एक वर्ग आव्यूह होगा, मान लीजिए एक वर्ग आव्यूह ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 0 नहीं, 1 0 0 एंड 0 3 4 0 3 और 0 0 √2। ठीक, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह मेनली वो होता है कि जिसके विकर्ण जो है उसमें केवल नंबर हो। कहने का मतलब ये है कि पूरे मैट्रिक्स में अगर विकर्ण के अलावा 0 0 हो तो वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। मान लीजिए कोई भी आव्यूह है, ये √3 1.1 एंड 10 और यहाँ 0 0 0 0 0 0। ठीक, तो ये एक विकर्ण हो गया। ठीक, तो विकर्ण के अलावा पूरा मैट्रिक्स 0, तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो परिभाषा एक प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक, अब ये 3/3 का 2/2 का भी हो सकता है। मान लीजिए 1 और कुछ भी यहाँ पे वैल्यू दी गई 7 0 0, तो देखिए विकर्ण के अलावा बाकी सभी जो है 0 है। ठीक, तो ये हो गया हमारा विकर्ण आव्यूह। ठीक, और 2/2 के अलावा ये 2 × 2 का है, ये 3 × 3 का है। और विकर्ण आव्यूह में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, नोट है कि विकर्ण आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, क्योंकि अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो विकर्ण आव्यूह किसी भी हालत में नहीं हो सकता। वो वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। ठीक, ये बात हो गई। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स में, मतलब अदिश आव्यूह में। अदिश आव्यूह, ठीक, स्केलर मैट्रिक्स। तो कहते हैं एक विकर्ण आव्यूह जो होता है यही स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है, आई जाने। तो पहले तो एक विकर्ण आव्यूह लेते हैं, तो विकर्ण आव्यूह होने के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो पहले तो हम एक वर्ग आव्यूह लेंगे। ठीक, और वर्ग में एक लेंगे विकर्ण आव्यूह। ठीक, तो चलिए लेते हैं। और मान लीजिए ये √3 0 0 फिर √3 0 0 0 0 √3। ठीक, तो अदिश आव्यूह के लिए ये जरूरी है कि इसके विकर्ण में सभी पद जो हैं एक समान होने चाहिए। विकर्ण में सभी पद एक समान होने चाहिए, इसके अलावा बाकी सारे 0 होने चाहिए। ठीक, तो अलग नहीं होगा, कुछ भी ले सकते हैं। 2/2 का मान ले सकते हैं। तो मान लीजिए ले रहे हैं यहाँ पे 1.1 0 0 1.1। ठीक, तो ये है हमारा डायगोनल। ठीक, तो डायगोनल में वैल्यू जो होती है विकर्ण आव्यूह की वो बराबर होनी चाहिए, तब अदिश आव्यूह है। ठीक, तो अदिश आव्यूह की परिभाषा लिख सकते हैं। अदिश आव्यूह की सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं कि वह विकर्ण आव्यूह। अब देखिए विकर्ण आव्यूह बोला तो मैंने एक परिभाषा विकर्ण आव्यूह की भी आ गई। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा ये कि ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 हों। ठीक, तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण
के मान समान हो विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब आते हैं तत्समक अवयव। तत्समक मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक, अब तत्समक अवयव होने के लिए एक मेन कंडीशन ये जरूरी है कि वो अवयव जो होना चाहिए वर्ग अवयव होना चाहिए, वर्ग के बाद विकर्ण अवयव भी होना चाहिए उसमें। ठीक, और विकर्ण के बाद एक अदिश अवयव भी होगा वो। ठीक, और फिर जब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगी तो कंडीशन लगेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक कंडीशन ये होती है कि उसके विकर्ण का मान जो उसका विकर्ण का मान होता है ना, उसमें वैल्यू केवल एक होनी चाहिए। जिस तरीके से ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, विकर्ण अवयव हम लेंगे इस तरफ को। ठीक, दाहिने हाथ से लेके बाईं ओर इस तरफ होगा विकर्ण। आप कभी धोखे से भी इस तरफ मत ले लीजिएगा, वरना आपका हो जाएगा गलत। ठीक, तो ये हो गया विकर्ण अवयव, आइडेंटिटी। अब 2 ये 3 क्रॉस 3 का है, अब हम ले सकते हैं 2 क्रॉस 2 का 0 ये, तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या फॉर्मूला लागू होगा? पहले तो वर्ग अवयव हो, विकर्ण अवयव भी हो, अदिश अवयव भी हो, फिर अदिश अवयव के अलावा 1 1 1 की कंडीशन फॉलो करे, तब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एग्जाम में सवाल भी आ सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या फिर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, विकर्ण अवयव जिसे कहते हैं, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या एक अदिश अवयव या फिर स्केलर मैट्रिक्स होता है? तो हाँ कह देंगे हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक अवयव में इन तीनों चीज़ों के गुण होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। तो प्रश्नावली 3.1, ठीक, एक्सरसाइज। तो अब ये एक्सरसाइज हम करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी मैंने आपको बेस समझा दिया है, मतलब एक भूमिका बांध दी है एक्सरसाइज करने से पहले। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और थैंक यू।